अपने YouTube चैनल शहर के गौरव के तहत आपको रूबरू करवा रहे हैं साहित्यिक गलियारों का जाना माना नाम डॉक्टर कविता रायजादा जी से, जो कि दयालबाग विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। कविता जी ने आगरा आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी हैं। चाइल्ड एजुकेशन पर भी उनकी किताबें स्कूलों में चल रही हैं और वे फिल्म जगत में भी अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। देश विदेश से ढेरों पुरस्कार और सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। तो आज हम उनसे बात करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में आपका रुझान कब और कैसे हुआ? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। साहित्य के क्षेत्र की बात आती है तो मेरे ब्लड में ही साहित्य है, क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर बाबूलाल वत्स, जिन्होंने लगभग 100 किताबें लिखी हैं, तो घर में ही साहित्यिक वातावरण था। हमारे घर कवि सम्मेलन होते थे और लिखा पढ़ी का माहौल था। तो उसमें ये था कि हमें ब्लड में वो मिला और हम बचपन से ही हमारा रुझान लिखने में हो गया। और सबसे पहले मैंने 15 वर्ष की उम्र में एक कविता लिखी थी, तो उसमें मुझे पिताश्री का आशीर्वाद मिला और धीरे धीरे ये मेरा जो है इस पथ पे मैं आगे बढ़ती चली। साहित्य की यात्रा में आपने किन किन विधाओं में लिखा है, इस बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, साहित्य की विधाओं में सर्वप्रथम मैंने एक मेरी पुस्तक निकली थी अंतर्ज्वार, जो काव्य संग्रह है। उसके बाद मैं कविताएं लिखने के बाद मुझे लगा कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो घटनाएं घटती हैं, तो सत्य घटनाओं के रूप में मैंने कहानी संग्रह निकाला चाहत के नाम से। और फिर मैं चलती गई देश विदेश की ओर, तो एक यात्रा वृतांत, तो जिसमें था सैर धरती आकाश पाताल की, तो वो मेरा यात्रा वृतांत निकला। फिर मुझे अवसर मिला कि फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनके ऊपर मैं पुस्तक लिखूं, तो संस्कृत और हिंदी की पुस्तक जो मेरी है वो चल रही है। आपने विदेश यात्राएं भी की हैं, किन किन देशों की आपने यात्राएं की और क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए? देखिए, जब मुझे विदेश यात्रा का चांस मिला, तो मैंने तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि कभी मैं विदेश यात्रा कर पाऊंगी। तो पहली बार उज्बेकिस्तान जाने का अवसर मिला, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भय होता है कि हम अपने देश में वापस आ भी पाएंगे कि नहीं। तो जैसा सुन रखते थे लोगों से, पेरेंट्स वगैरह बच्चों को जाने नहीं देते थे कि नहीं बेटा, जो करना है अपने इंडिया में करना है, अपने देश में करना है। तो मैं निर्भीक होके फिर अपने मन से मैंने भय निकाला और मैं विदेश यात्रा के लिए चली गई। तो उज्बेकिस्तान जब मैं गई, तो वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ जो मैंने देखा, तो वहाँ तो देखिए रशियन चलती है और ना तो वो हिंदी बोलते हैं ना वो इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जो उसके लिए तो दुभाषिया था। जब मैंने मन संचालन जब मुझे मिला, तो तब भी थोड़ा लग रहा था कि ये लोग कैसे समझेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलना था, लेकिन दुभाषिया जो था वो रशियन में उसको ट्रांसलेट कर रहे थे। तो वो तो हमारा सेशन हो गया और मैंने बहुत अच्छे से मन संचालन किया, लोगों को पसंद आया। लेकिन जब हम शॉपिंग करने गए तो वहाँ हमें बड़ी दिक्कत आई। वहाँ हुआ ये कि वो लोग अपना कैलकुलेटर लेते थे और उसमें लिखते थे अमाउंट, और हम कहते थे नो 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 नो, फिर वो कहते थे यस यस या। तो बड़ा बहुत अच्छा सा अनुभव हुआ। और उसके बाद पहली यात्रा थी, उसके बाद श्रीलंका, दुबई, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस, और ये बहुत यात्राएं की। साउथ अफ्रीका में मुझे मिस केप टाउन अवार्ड मिला, मिस पॉपुलर अवार्ड भी मिला, और लगभग मुझे 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिले। तो बहुत खुशी हुई कि दूसरे देश में जाके। और सबसे बड़ा बहुत अच्छा अनुभव जो मेरा रहा वो अभी ब्रिटेन में, लंदन में जब हम गए, तो वहाँ की संसद में मुझे हिंदी से भी पुरस्कार मिला। तो ऐसा लग रहा था जिन अंग्रेज़ों ने हमारे देश में राज किया, और आज हम उन्हीं की संसद में बैठे हैं और हमें सम्मान से नवाजा जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी, एक अलग ही अनुभव था और हर देश का बिल्कुल अलग अनुभव था। श्रीलंका मुझे ऐसा लगा जैसे कि हम अपने ही देश में बैठे हैं, बिल्कुल हमारा जैसा साउथ है वैसा वहाँ कैंडी, बैंटोटा इस तरीके का था। साउथ अफ्रीका बिल्कुल अलग था,
और वहाँ तो एकदम आपको पता ही है जो निग्रो ज़्यादा होते हैं। और मॉरिशस पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे इंडियंस ही हैं वहाँ पर, दुबई में भी इंडियंस हैं। तो साहित्यिक परिवेश मिला हमें, वहाँ की एम्बेसी में जाने का अवसर मिला, हमने अपनी पुस्तक का विमोचन भी वहाँ किया और जो एम्बेसी में हुआ हमारा, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती थी। तो अनुभव तो इतने हैं कि यदि मैं अभी आपको बताना शुरू करूं तो समय बहुत जाएगा, और लेकिन वाकई बहुत अच्छे अनुभव रहे। और आगे भी मुझे भविष्य में विदेश जाने का मौका मिला, वहाँ मंच संचालन का मौका मिला, काव्य पाठ का मिला, तो मैं जरूर जाऊंगी। अपने देश का नाम हम अवश्य ऊंचा करेंगे। आपने साहित्यिक कार्यक्रमों का संचालन भी किया है, आपका इस बारे में क्या क्या अनुभव रहे? देखिए, संचालन कई तरह का होता है। एक संचालन होता है कि आप मंच पे कोई भी कार्यक्रम है उसका आप संचालन कर रहे हैं, लेकिन जो साहित्यिक संचालन होता है उसकी एक गरिमा होती है। उसमें शिक्षाविद आते हैं और उसमें बड़े बड़े साहित्यकार आते हैं। आपको अपने शब्दों का चयन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है। आपको जो है जो प्रेजेंटेशन होता है, आपको जो बोलना है वो आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। दूसरा, आपको जनता को बांधे रखना है, सबसे बड़ी बात। जो हमारे विद्वान हैं उस वक्त माहौल जो है, जो उस सभागार में जो लोग उपस्थित हैं वो इतने विद्वान होते हैं कि आपके एक शब्द को भी वो पकड़ के आपकी गहराई जान सकते हैं कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। कहते हैं ना कि एक व्यक्तित्व को जब तक वो नहीं बोलता है तब तक पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो बोलता है तो पता चलता है कि वो कितना विद्वान है, उसके अंदर कितने गुण हैं। तो ये हमें ख़ास तौर से जो साहित्यिक संचालन हमने किए, तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों से, और प्रशंसा भी मिली। तो आप जानते ही हैं कि जब प्रशंसा मिलती है तो खुशी होती है, मनोबल बढ़ता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आपको देश विदेश से ढेर सारे अवार्ड मिले हैं, इन अवार्डों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले मुझे रोहतक में पहला अवार्ड मिला था, डॉक्टर दीपक भट्ट मेमोरियल यंग साइंटिस्ट अवार्ड। मैंने अपना रिसर्च पेपर वहाँ प्रेजेंट किया था और बहुत सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, लेकिन मैंने हिंदी में किया था। तो होता क्या है, मैं ये ख़ास तौर से ये बताना चाहती हूँ, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, लिटरेचर के होते हैं, वो निष्कर्ष निकालते हैं रिसर्च पेपर में, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं उनका जो है रिजल्ट निकलता है। तो वो लोग निष्कर्ष को नहीं मानते हैं। लेकिन जब मेरा जो अनुभव था, मैं ख़ास तौर से हमारी जो युवा पीढ़ी है जो शोध कर रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर से बताना चाहूँगी कि मुझे ये कहा गया कि आप हिंदी में पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं तो हिंदी में कौन पसंद करेगा। लेकिन मैंने पहली बार मैं जब वहाँ गई तो मैंने जब पेपर प्रेजेंट किया तो मेरा अवार्ड सेशन के लिए सिलेक्शन हुआ, और जब वहाँ हुआ तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो ये कह रहे थे कि ये बेस्ट पेपर है, जो लिटरेचर वाले थे। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बात रखी, मैंने ये कहा कि आपका रिजल्ट गलत हो सकता है लेकिन हमारा निष्कर्ष कैसे भी गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो वेद, उपनिषद, आरण्यक, उनके आधार पर निष्कर्ष निकलता है। तो जब ये बात उनको समझ में आई तो मुझे बेस्ट पेपर का अवार्ड मिला था। वो मेरा पहला अवार्ड था। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अवार्ड का सिलसिला जारी हो गया और बहुत सारे अवार्ड मिले, साहित्य भूषण, साहित्य शिरोमणि, और समाज सेवा पे भी मिला। और मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि विदेशों में तो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे तो मिले ही 7 इंटरनेशनल अवार्ड, और उसके साथ साथ अपने देश में स्काउट गाइड का नेशनल अवार्ड मिला, और उसमें भारत अशोक की लाट जो है वो मिली, उसको हाथ में लेते हुए बड़ा खुशी हुई। और इसके साथ ही साथ देश विदेश के साथ साथ अपने भारत में विभिन्न स्थानों पे जाके जब हमने अवार्ड लिए तो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे पुरस्कार का जो है बरसात हो रही हो। लेकिन वो समय अलग था। आज जो पुरस्कार मैं देखती हूँ कि आज तो ऐसे ही मिल जाते हैं, पुरस्कार का कुछ चलन ही बदल गया है। लेकिन हमने जो उस समय पे जो मिले थे तब अपनी जो आपके अंदर क्वालिटी है, आपने कुछ किया है, उस पर बहुत आपको एप्रिसिएशन मिलता था।
तो इस बात की खुशी है और हम ये कहते हैं जो काबिल है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए, जिससे कि जो दूसरे लोग देखते हैं उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले, क्योंकि हम किसी के काम की तारीफ करेंगे यही उसके लिए पुरस्कार है। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि आप जिस तरीके से आप हम साहित्यकारों का जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको अपने चैनल पे डाल रहे हैं, उससे भी बहुत सारे युवाओं को कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। वो सीखेंगे कि उनको अनुभव चाहिए, उनके पास क्वालिटी है, एबिलिटी है और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ अनुभवों की कमी है। वो हमारे जैसे कुछ और जो साहित्यकार हैं उनसे भी देखेंगे, उनका अनुभव जानेंगे और सीखेंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ, ये कारवां आपका चलता रहे, आप ऐसे ही इंटरव्यू लेते रहें और लोगों को लाभान्वित करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। आज आपके साथ इंटरव्यू हो ही रहा है और आपका नाम भी कविता है, तो ऐसे में कविता जी आपके मुख से कुछ पसंदीदा कविताएं हो ही जाएं। देखिए, कविताएं तो बहुत हैं। अब आपने पसंदीदा की बात की है, तो मैंने जो सबसे पहले मेरी बेटी का जब जन्म हुआ और मेरे गोदी में मेरी बेटी आई, तो उसको आशीर्वाद स्वरूप कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, वो सुनाती हूँ। और एक बहुत ही टचिंग कविता है, उसकी 4 पंक्तियां अवश्य सुनाऊंगी। तो जो मेरी पुत्री का जन्म हुआ वो कविता है। शांति जहाँ माँ के आंचल की और पिता की बाहें हैं, कविता माँ का दुलार है और राजू पिता की बाहें हैं। दादा दादी के प्राणों की वह तो राज दुलारी है, चंचल निश्चल प्यारी जूबी घर भर की राज दुलारी है। फिर उसको आशीर्वाद दिया है, इस धरती पर फूक फूक कर अपने कोमल पग रखना, अरमानों संग इस धरती को हाथ जोड़ कर नमन करना। तो ये था आशीर्वाद एक बिटिया के लिए। और अगर टाइम हो तो मैं 4 पंक्तियां और सुनाऊंगी। एक बुजुर्ग महिला थी 102 वर्ष की, जो ये कविता मुझे बहुत पसंद है, अक्सर मैं मंच पे सुनाती हूँ। तो उनका जो दर्द था वो मुझे नहीं देखा गया और मैंने उनके ऊपर ये कविता लिखी। एकांत थोड़ा तो चाहिए आंसू बहाने के लिए, हमदर्द कोई तो चाहिए दुखड़ा सुनाने के लिए। इन आंसुओं को रोकने कोई नहीं मुझको मिला, लेकिन हजारों हैं खड़े फिर से सताने के लिए। अंत में है, किससे शिकायत मैं करूं, सब छोड़ कर ही जा चुके। मैं जागती थी रात भर जिसको सुलाने के लिए, मैं जागती थी रात भर जिसको सुलाने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आपने फिल्म लाइन के क्षेत्र में कदम रखा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये अवसर तो मुझे अचानक ही मिल गया। आगरा में एक स्कूल है, प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था। वहाँ फिल्म डायरेक्टर मुंबई से आए थे, शरद सिंह ठाकुर जी, उनसे मुलाकात हुई और फिल्म में स्क्रिप्ट लिखने का मुझे अवसर मिला। तो सबसे पहले मैंने लघु फिल्म लिखी, तो 4 लघु फिल्म लिखी थी, तो बेटी बचाओ के ऊपर ही थी। और जब वो लिखी और वो बहुत लोगों ने उसको सराहा, पसंद किया, उसके बाद मुझे जो है फिल्म बड़ी फिल्म मिल गई। तो उसमें जो है आगरा में सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर जो हमारे मोदी जी का मिशन है, तो वो हमने फिल्म आगरा में ही शूट हुई थी। और उसके बाद अब नीम करोली बाबा के ऊपर फिल्म बन रही है और उसका अवसर भी मुझे मिला है और मैं स्क्रिप्ट उसकी डायलॉग लिख रही हूँ। आप युवा साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, आज का जो साहित्यकार है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जो भी लिखें वो संदेश परक हो, शिक्षाप्रद हो। ऊल जलूल हम जो कुछ भी लिख देते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। साहित्यकार ऐसा हो
जो सत्य साहित्य संदेश देता हो। तो आज के हम जो युवा हैं उनको मैं विशेष तौर से ये उनसे अनुग्रह करूंगी कि हमेशा जो कुछ लिखें वो हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को कुछ संदेश दें। हम कविता रायजादा जी से बात कर रहे थे और हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।